आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लफ्ज़ रेस्पिरेशन आप 10th क्लास से सुन रहे होगे, जब टीचर ने आपको पहली बार समझाया होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। और वहाँ पर टीचर ने आपको बताया होगा कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। और ये जो ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी बॉडी के, वो ऑक्सीडेशन करेगी डाइजेस्टेड फूड का टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब एनर्जी की तो सबको ज़रूरत है, प्लांट्स को भी ज़रूरत है, एनिमल्स को भी ज़रूरत है, बैक्टीरिया को भी ज़रूरत है, फंजाई को भी ज़रूरत है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ये बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन फिलहाल हमने ये जो चैप्टर पढ़ना है रेस्पिरेशन, वो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। चैप्टर का नाम भी एनसीईआरटी में दे रखा है, रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो हम तमाम बातें रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट से मुतालिक, प्लांट से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, तो एक सवाल यही बनता है, पुराने पेपर में कहीं पूछा गया था कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो आपको आंसर याद करना है स्टीफन हेल्स, एंड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन इंडिया, तो जेसी बोस इसका आंसर हो जाएगा। और शुरुआत में एनसीईआरटी में ये बात बताई गई है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये इसको दूसरे अंदाज में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के दौरान जो ऑक्सीडेशन होता है और उसके ज़रिए जो रिलीज एनर्जी को फिर ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर हो रहा है, तो फिर इसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे 9-10 से भी आपने बात सुनी है, मैं एक छोटी सी इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। आपने 9-10 से बात सुनी है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर साथ में रिलीज होती है एनर्जी, है ना। फिर आपने इसको इस तरीके से भी याद किया हो, ग्लूकोज का मतलब है C6H12O6, ऑक्सीजन O2। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर कार्बन पर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बनते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और साथ में आपको पढ़ा दिया था एनर्जी। एनर्जी में आपको लिखा दिया था 38 ATP। एक जनरल सा आंसर आपने ऐसे पढ़ा। कई बार आप यहाँ पर 36 ATP भी सुनते हो, हम इस पर बात करेंगे 38 कब बोलना होता है, 36 कब बोलना होता है। लेकिन फिलहाल जो इक्वेशन आपके सामने रेस्पिरेशन की लिखी हुई, यहाँ पर ये बात साफ समझ में आ रही है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। तो इसका मतलब एक जनरल बात जो हमारे जहन में आती है वो ये कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पर चीज़ें टूटती हैं। और पुराने पेपर में ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि रेस्पिरेशन इज अ, और आपने आंसर लगाना होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और क्योंकि यहां पर एनर्जी भी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो हो सकता है वहां पर ये भी ऑप्शन दे रखा हो कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सवाल भी आ चुका है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। लेकिन जब आप इसको इधर 11th क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को, तो आप ये बात सुनेंगे कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमेशा टूटती हैं। जब उधर लिंक रिएक्शन के दौरान आप सुनेंगे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा और फिर बाद में फिर क्रैब्स साइकिल स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर ये दोनों आपस में जोड़कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फिर कन्वर्ट होते हैं सिट्रिक एसिड में। तो फिर यहाँ पर बात ये भी समझ में आती है कि इसका मतलब रेस्पिरेशन के दौरान चीज़ें जुड़ती भी हैं, तो चीज़ें टूटती भी हैं, यह हमें पहले से भी मालूम, तो चीज़ें जुड़ती भी हैं। इसलिए बेहतर आंसर होगा कि ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, स्पेशली हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, हम क्रेब्स साइकिल तक चले गए हैं, कि जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथ है इट इज़ एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एम्फीबॉलिक। इसे आगे एनसीईआरटी में एक टर्म भी दे रखी है, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एक सवाल फिर यहाँ पर बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड, जो पुराने पेपर में पूछा भी गया है कि एरोबिक रेस्पिरेटरी pathway is appropriately termed as एम्फीबॉलिक पाथवे। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस मैंने अभी फिलहाल हल्का सा इशारा दिया है कि बहुत पुराने सवाल आप लगाएंगे तो वहाँ पर कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, और थोड़े से नए सवाल लगाएंगे तो आपको वहाँ पर एम्फीबॉलिक पाथवे भी सुनने को मिलेगा। तो शुरुआत में ही आपकी ये जहन में बात बन जानी चाहिए, रेस्पिरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता टूटना, रेस्पिरेशन के दौरान चीज़ें जुड़ती भी हैं, जैसे हम स्पेशली बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की।
समझ में आ रही थी बात? अच्छा, अब आगे छोटी सी बात जो एनसीईआरटी बताई गई है वो ये कि जब रेस्पिरेशन होता है और कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी इमीडिएटली लिविंग ऑर्गन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चैप्टर प्लांट्स का है तो प्लांट को लेकर ही सारी बातें कहूंगा। इमीडिएटली प्लांट उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि होता यह है कि वो जो रिलीज एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी एटीपी में, रिलीज एनर्जी कन्वर्ट होगी एटीपी में, एंड वेयर एवर एंड वेन एवर, और जब जहां पर भी उस एनर्जी की जरूरत होगी तो एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना? ये बात आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हो कि 1 मोल ऑफ एटीपी गिव्स आपने आंसर याद किया 30.5 किलोजूल ऑफ एनर्जी, है ना? और इधर आपने आंसर ये भी याद किया 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। किलो का मतलब 1000 होता है, इसको 7300 कैलोरी ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है। ये तीनों ही ऑप्शंस पुराने पेपर में आ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एटीपी गिव्स 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी, या 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, या 7300 कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी एटीपी के टूटने से ही मिलती है, आगे फिर एनसीईआरटी में ये भी लिखा है, दैट्स व्हाई एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मतलब खैर ये तो आपको पता ही होगा, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP is also known as, it acts as, NCERT में ऐसे लिखा हुआ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है ना? अगर हम इसके फॉर्मेशन के देखें किस तरीके से होता होगा, तो शुरुआत में बनता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना? अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनता है इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये न्यूक्लिक एसिड में हम इसे पढ़ लेंगे। तो मोनोफॉस्फेट के साथ फिर यहाँ पर जुड़ा एक और फॉस्फेट बॉन्ड, तो ये फिर बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एक और फॉस्फेट जो बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट, तो ये बन गया एटीपी। तो फिर सवाल कंपटीशन ये पूछा जाता है कि एटीपी के अंदर कितनी फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी, तो आप बोलेंगे 2 फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी, है ना? ये टूटेंगे बॉन्ड और एनर्जी रिलीज होगी। पूछा जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पर कितनी फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी, तो आप बोलेंगे 1। तो ट्राइफॉस्फेट पर 2 फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी, और अगर डाइफॉस्फेट है तो उसके पास केवल सिंगल फॉस्फेट एनर्जी ही मौजूद होगी। कितनी बात समझ में आ रही? अच्छा, अब जब एनर्जी की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टूटते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब जब बात बताई जाती है हमेशा ग्लूकोज से बताया जाता है ग्लूकोज टूटता है। तो फिर एक सवाल कॉम्पिटिशन ये भी पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, तो आपने आंसर लगाना होता है ग्लूकोज। तो जनरली प्लांट से हमारे अंदर बात करें रेस्पिरेशन की, तो हम तो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी लेते हैं, सभी टूटते हैं हमारे अंदर, उससे हमें एनर्जी मिलती है। प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो जनरली जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से मिलती है। जनरली जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से मिलती है। इसका मतलब कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट्स इज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन प्लांट्स के अंदर भी ये देखा जाता है कि प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड टूटते हैं कुछ स्पेशल प्लांट्स में और उनसे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक आपसे सवाल पूछ लिया जाए एनसीईआरटी बेस्ड कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट इज, आपको ऑप्शन दे रखा हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक ऑप्शन दे रखा हो ऑल ऑफ दीज, तो आप आंसर लगा कर आएंगे ऑल ऑफ दीज। लेकिन इसमें अगर सवाल ये पूछा जाए कि ज्यादातर केसेस में प्लांट्स के अंदर कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, तो आप आंसर लगा कर आएंगे कार्बोहाइड्रेट। और अगर चारों ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की दे रखे और पूछा जाता है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट इज, तब आप आंसर लगा कर आएंगे ग्लूकोज। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 38 एटीपी ही रिलीज होते हैं, मैं इसमें बात करूंगा 36 कब रिलीज होते हैं। अब जैसे कि एक एटीपी के अंदर आपको मालूम है कि 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो हम 38 को 7.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 277.4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी आएगा, है ना? हम तो बायोलॉजी वाले आंसर रट लेते हैं, तो बिना मल्टीप्लाई के आंसर रट रखा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्लांट्स के अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज, ऐसे कॉम्पिटिशन में सवाल आ चुका है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कितनी एनर्जी देता, तो आपको आंसर लगाना होगा 277.4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। लेकिन कई बार सवाल ऐसा ही पूछा गया है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स एनर्जी, तो आपको 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी लगाना होता है। तो ये भी आंसर आता है, ये भी आंसर आता है। फर्क क्या है? दरअसल हम प्लांट सेल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखा जाता है कि उनकी जो सेल की एफिशिएंसी होती है 40% होती है तकरीबन, यानी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए उसकी 40% ही हो पाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे पूछा था 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज
लैब के अंदर कितनी एनर्जी देगा, लेबोरेटरी कंडीशन में तो 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी आंसर होगा। और यही सवाल अगर पूछा जाता है कि प्लांट सेल के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तब आप आंसर 277.4 किलो कैलोरी लगा आएंगे। यानी पुराने पेपर में 686 किलो कैलोरी वाला भी सवाल आ चुका है, 277.4 किलो कैलोरी वाला सवाल भी आ चुका है। अगर किसी लिविंग सेल पर सवाल होगा तो आपको आंसर लगाना 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 277.4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। और अगर यही सवाल पूछा जाता है 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स, यानी वो लेबोरेटरी कंडीशन में आंसर मालूम करना चाह रहा है, तो आंसर लगा रहे हैं 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। सवाल कंपटीशन में उनके मॉलिक्यूलर मास से पूछा गया, जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6 का आप मास निकाल सकते हैं, है ना, 6O2 का मास निकाल सकते हैं, 6CO2 का निकाल सकते हैं, 6H2O मास निकाल सकते हैं। तो वो आपको इधर का मास दोनों का देकर इधर का मास पूछ लेगा, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप 9-10 से ये चीजें सीखते आ रहे हो, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। अब आगे एनसीईआरटी फिर ये लिखा होगा, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं। प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं होती है, जैसे कि जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, पूरा ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने और भी दूसरे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जिक्र किया होगा, वहाँ पर पढ़ा होगा आपने, अपने अंदर लंग्स का जिक्र किया होगा। तो फिर बात ये कि जब हम लोगों को ज़रूरत है, कोई स्किन से सांस ले रहा है, कोई गिल से सांस ले रहा है, कोई लंग्स से सांस ले रहा है, प्लांट्स के अंदर ऐसे लंग्स गिल्स क्यों नहीं होते। तो फिर उन्होंने एनसीईआरटी ने उसकी वजह बताई है कि प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत इसीलिए नहीं होती। तो हमारा मामला ये कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, फिर यहाँ से फिर ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। प्लांट्स के अंदर मामला ये है कि पूरी ही प्लांट बॉडी पर सुराख है, जैसे कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा है, स्टेम के ऊपर लेंटिसेल्स हैं। तो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट को अपनी अलग कोई एक सोर्स चाहिए एनर्जी, उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हर एक पार्ट के पास अपना पूरा इंतजाम है ऑक्सीजन के, उसकी बॉडी पे वहाँ पर सुराख है जिसके जरिए डायरेक्टली उनको ऑक्सीजन पहुंचती रहती है लेंटिसेल्स और स्टोमेटा के जरिए। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि मूव करता है, ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, प्लांट को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। रूट स्टेम लीव्स को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लांट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो पड़ती है उसे फोटोसिंथेसिस दौरान, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान भी उसको ऑक्सीजन की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस दौरान वो बाहर की ऑक्सीजन नहीं बल्कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ रहता है उस दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है तो अपने अंदर वाली ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमारे अंदर लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा डिस्टेंस पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ज्यादा लंबे डिस्टेंस, इवन बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर भी ज्यादा लंबे डिस्टेंस से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होना होता है, हर एक पार्ट के बाद अपना इंतजाम होता है। दूसरी बात यह कि वो सेल्स जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो जो लिविंग सेल्स हैं ज्यादातर एपिडर्मिस के पास होते हैं, अपर सर्फेस के पास ही होते हैं। तो जिन सेल्स को जरूरत है वो ज्यादातर ऊपर की तरफ ही है, तो ऑक्सीजन को ज्यादा लंबा भागना नहीं है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है वो ज्यादातर वो अपने अंदर ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उससे ही पूरी कर लेते हैं। हर एक पार्ट के बाद ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुंच रही है स्टोमेटा लेंटिसेल्स के जरिए, इसलिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की प्लांट को जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। फिर आगे एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ग्लूकोज ही इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट ही क्यों होते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे वहां पर आप सुनेंगे, पढ़ रखा होगा तो आपको पता भी होगा कि अगर आप एक मॉलिक्यूल देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको नजर आएगा कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। अब रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन होता है राइस फूड का। अब अगर वो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट समझना, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रिएक्टेंट होते हैं सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है अगर उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाहर से ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए रेस्पिरेशन के दौरान उन्हें बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी होती प्रोसेस के अंदर, इसलिए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? पक्का। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, मैंने आपको अब तक क्या बताया। मैंने आपको अब तक बताया कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसलिए एटीपी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। 1 मोल ऑफ एटीपी गिव्स 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी, या फिर 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरी ऑफ एनर्जी। एटीपी के पास 2 फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी मौजूद होते हैं जिनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फुल फॉर्म है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्लांट के अंदर ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज पहले चेंज होता है पायरुविक एसिड में। आप ऐसे 9-10 सुनते हैं, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और फिर ये पायरुविक एसिड अगर टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें डिपेंड करता है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया है तो वहां पर फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर यीस्ट है तो उसमें इथेनॉल बनेगा। दोनों ही आएंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और
अल्कोहल फर्मेंटेशन कैटेगरी में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है जिसको कॉमनली फर्मेंटेशन बोला जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 या 36 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। मैं इसको एक बार हटा के आपको पूरी बात सही से समझा देता हूँ। तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन होगा डाइजेस्टेड फूड का टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब एक ग्लूकोज से बनते हैं 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में टूटता है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम छोटा छोटा शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाकी हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरीके से एनसीईआरटी में इसको बताया गया और प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या पूछा गया। अब ये पायरुविक एसिड डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस हुई थी। ये टूट सकता है आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन या इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अभी फर्मेंटेशन भी 2 तरीके की हो जाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर इथेनॉल बनता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर लैक्टिक एसिड बनता है। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ और जो इन पर सवाल बनते हैं वो साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो होगा दरअसल ये कि पहले ग्लूकोज चेंज होगा पायरुविक एसिड में, फिर ये पायरुविक एसिड टूटेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration is also known as fermentation and aerobic respiration is also known as Krebs cycle। हम इस तरीके से याद करेंगे तो कुछ और सवाल भी हम यहाँ पर याद कर लेंगे। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता होगा तो बनते होंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है ना। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। कंपटीशन में सवाल यहाँ पर पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सवाल कंपटीशन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आपने आंसर लगाना होता है ग्लूकोज। और पायरुविक एसिड ही आगे एंटर करेगा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है अ कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक एनारोबिक दोनों में, तो आंसर होगा आपका पायरुविक एसिड। तो अ कॉमन इंटरमीडिएट formed during all types of respiration, ऐसे आया था सवाल, मतलब एरोबिक एनारोबिक दोनों की बात हो रही। ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज, आप आंसर लगा कर आएंगे पायरुविक एसिड। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से पहले हो रही है, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस दोनों में ही होती है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये भी सवाल आ चुका है कि ग्लाइकोलिसिस, सवाल ऐसे पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, आपने आंसर लगाना था बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, सवाल आ चुका है, तो आपने आंसर लगाना होता है साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की रिएक्शन है, हर स्टेप पे एंजाइम है। सवाल कॉम्पिटिशन ये भी पूछा गया है कि द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, तो जहाँ ग्लाइकोलिसिस हो रही है वहीं एंजाइम्स होंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन ये भी पूछा गया है कि द एंजाइम्स
of glycolysis are present in, आपने आंसर लगाना होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड अगर टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर भी आप एक सवाल याद कर सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, और ये होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, एक आंसर आप ये याद कर लें। अब ये जो फर्मेंटेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर ये होता है बैक्टीरिया में तो ये कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर ये होता है यीस्ट में, फंजाई में, तो ये कहलाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे लास्ट में मिलेगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, या तो 38 ATP या फिर 36 ATP। 38 ATP और 36 ATP। 38-36 का मामला ये है कि अगर बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की, वो भी एरोबिक प्रोकैरियोट्स, तो एरोबिक प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं 38 ATP और यूकैरियोट्स में मिलते हैं 36 ATP। यूकैरियोट्स के केस में 36 ATP। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनेगा लैक्टिक एसिड ऑफ कोर्स, और काफ़ी कम एनर्जी, केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इधर पायरुविक एसिड 3 कार्बन होते हैं, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हम साथ में CO2 नहीं लिखते हैं, CO2 रिलीज नहीं होती। अल्कोहल फर्मेंटेशन बनता है इथेनॉल C2H5OH, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसलिए साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो इधर एक बात ये भी नोट की हमने कि अगर जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लें 38 और उधर केवल 2 ATP मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनारोबिक के कंपैरिजन में 19 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये भी सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है कि 19 टाइम्स मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रहेगी इतनी बात। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है, EMP पाथवे, क्योंकि 1930 में इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, गस्टव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ, जे परनास, इनके नाम से इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, और इस दौरान ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। आगे पायरुविक एसिड अगर टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉम्पिटिशन ये सवाल ही पूछा जा चुका है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, तो आपको यही आंसर लगा कराना होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब हम इसको मिटाकर ग्लाइकोलिसिस के सवाल और ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या क्या होता है ये सीख लेते हैं।